हेलो एवरीवन, कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में ये हमारा सेट नंबर सेकंड है। इसमें कुल 50 क्वेश्चन हैं। इसमें से आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाते हो तो बहुत बढ़िया है। आप प्रयास करिएगा 30 क्वेश्चन कम से कम सही करें। 30 क्वेश्चन मिनिमम आप सही करने का इसमें प्रयत्न करिएगा ताकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो सके। आप जितना भी करिएगा सही इन्फॉर्म जरूर करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने कितना सही कर पाया। इस सेट में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है मेन से मतलब फाइनल एग्जाम में। इसलिए पहले से प्रैक्टिस करके तैयार रहेंगे तो बेटर है। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप प्रयास करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का। ये दृष्टि मेंटरशिप का पूरा सेट है। इसमें हम पूरे उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दृष्टि मेंटरशिप में जो चल रहा है उसी का है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, विभागीय अस्थायी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विभागीय समितियों के बारे में पूछा गया। यहाँ पे आपको बताना है। पहला दिया है वो कथन, ये किसी विषय की अधिक प्रभावी ढंग से जांच करने के लिए संसद की सहायता करती हैं। कथन 2 दिया हुआ है, प्रत्येक अस्थायी समिति में लोकसभा से 21, राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। 3 कथन दिया हुआ है, ये अस्थायी प्रकृति की होती हैं। तो बताइए इनमें से अस्थायी प्रकृति की होती हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने लगा लिया होगा। अगर पहले कथन पे हम नोटिस करें, आप जितना भी सही कीजिएगा आप साइड में हो सके तो एक कॉपी ले लीजिए, वहाँ पे नोट करते रहिएगा आपने कितना सही कर रखा है। अगर जितनी गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं उनको 2-3 बार आप प्रयास करिएगा। जैसे कि इसमें पहला कथन देखें हम, वे किसी विषय पर अधिक प्रभावी ढंग से जांच कर सकते हैं और संसद को सहायता प्रदान करते हैं। अधिक प्रभावी ढंग से जांच करने के लिए तो बिल्कुल सही है। ये और ज़्यादा उसके संसद के कार्य प्रणाली को और ज़्यादा दक्षतापूर्ण बनाने के लिए ही ये समितियाँ होती है, तो बिल्कुल सही है। दूसरे की बात करें, प्रत्येक अस्थायी समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ये टोटल 31 मेंबर होते हैं, जिसमें से राज्यसभा से कितने होते हैं 10, लोकसभा से 21, तो कुल 31 हो गए। ये अस्थायी प्रकृति की होती है, अस्थायी प्रकृति की नहीं, इसलिए तीसरा गलत है। जैसे आप तीसरा करेंगे गलत ढूंढ लेंगे तो आपका ए सही हो जाएगा। ए सही पूछा गया था तो इसमें ए सही है। कुछ अन्य चीज़ें देखें तो कुल कितनी ऐसी समितियाँ गठित हैं वर्तमान में, कुल कितनी समितियाँ कार्यरत हैं, तो 24 इस समय इस तरह की समितियाँ कार्यरत हैं। जैसे कि उनमें से अगर 24 में से बात करें, लोकसभा से कितनी हैं, तो लोकसभा से 16 हैं और राज्यसभा से 8 हैं, तो कुल कितनी होंगी 24। ये बातें आप याद रखिएगा। इनको नियुक्त कौन करता है, तो लोकसभा में इनको नियुक्त कौन करते हैं, अध्यक्ष। और वहीं राज्यसभा की बात कर लें तो राज्यसभा में सभापति करते हैं। तो कुछ ये फैक्ट थे, आप इनको याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इसमें अगला कथन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है, भारत में सदन के नियमों में व्हीप के पद का उल्लेख किया गया है। कथन 2 दिया हुआ है, सदन के सदस्यों से व्हीप द्वारा किए गए निर्देशों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने लगा लिया होगा। देखिए अगर सदन के नियम की बात करें, इसमें व्हीप पद का उल्लेख नहीं किया गया है। किसका, यहाँ पे व्हीप पद का उल्लेख सदन के नियम में नहीं किया गया है। ये एक तरह से हमारी परंपरा बन गई है, इसको प्रथा है एक तरह से कहें तो। जो व्हीप जारी करने के, व्हीप जारी करने से क्या होता है कि कोई भी पार्टी का मेंबर पार्टी के निर्देशों के विपरीत जाकर के निर्णय नहीं करेगा, मतलब उसके विपरीत वोट नहीं कर पाएगा। जो पार्टी निर्देश जारी करेगी उसी के अकॉर्डिंग वो निर्णय कर पाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने एक्टिविटी करेंगे, उसके खिलाफ नहीं करेंगे। अगर खिलाफ करेंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लागू हो जाएगा, वो सदस्यता खो देंगे। दूसरा कथन देखें यहाँ पे, सदन के सदस्यों से व्हीप द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है, तो बिल्कुल सही है। पहला हमारा गलत हो जाता है, इसलिए बी सही है। उम्मीद है आपने सही लगाया होगा। अगर आपने सही लगाया तो बहुत बढ़िया है। चलिए अगला दिया हुआ यहाँ पे प्रस्ताव है और उसके विवरण दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है स्थगन प्रस्ताव, गिलोटिन और निंदा प्रस्ताव। तो आप अगर इनके बारे में थोड़ा भी सुने हुए हैं तो आसानी से कर पाएंगे। अगर स्थगन प्रस्ताव की बात करें तो यह अविलंबनी सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए करता है, ऐसा कह रहा है पहला कथन। उससे संबंध में गिलोटिन के बारे में कहा गया है कि बहस और मतदान के लिए केवल महत्वपूर्ण खंडों को उठाया जाता है और मध्यवर्ती खंडों को छोड़ दिया जाता था, उन्हें पारित मान लिया जाता है। तीसरा दिया हुआ है निंदा प्रस्ताव, यदि लोकसभा में पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे आपको इस साइड में दिया हुआ इसके आंसर, उम्मीद है सभी लोगों ने चुन लिया होगा। अगर यहाँ पे हम बात करें पहले कथन की, तो पहले कथन से आपको समझ में आ रहा होगा कि स्थगन प्रस्ताव, ये स्थगन प्रस्ताव कब आता है। देखिए 50 सदस्यों के अनुमोदन से इसको लाया जाता है। ये सार्वजनिक महत्व के अविलंबनीय जो महत्व के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट उन मुद्दों के लिए लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव। और इसमें होता है कि एक मामले पर एक ही बार में चर्चा होती है, ये बात याद रखिएगा। एक मामले पर एक ही बार में चर्चा होती है और ये ऐसे मामले होते हैं जिनको विलंब नहीं किया जा सकता, उन पर तुरंत चर्चा होगी। आज चर्चा लगभग 2.5 घंटे की होती है इसमें। और 50 सदस्य होते हैं, लोकसभा में आती है, ओनली ये लोकसभा में आती है कौन, स्थगन प्रस्ताव। और कुछ इसमें क्या जान सकते हैं, तो ये सदा सर इसमें निंदा प्रस्ताव में होता है सरकार की निंदा करना। लेकिन अन्य चीज़ें हम देखें इसमें तो एक बार में एक ही मामला लाते हैं। पहला कथन हमारा सही है। गिलोटिन के बारे में देख लेते हैं। तो गिलोटिन क्या होता है, ये अगर समय की कमी होती है
तो उस मामले में लाया जाता है। कम समय है, समय की कमी है के कारण सभी मामलों पर चर्चा नहीं हो सकती। इसमें अल्प चर्चा के बिना ही पारित कर दिया जाता है, इसमें चर्चा के बिना ही पारित कर दिया जाता है, इसलिए गिलोटिन कर दिया जाता है कि बिना चर्चा के या अल्प चर्चा के साथ ही इसको पारित कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो दिया हुआ है कि बहस और मतदान के लिए केवल महत्वपूर्ण खंडों को उठाया जाता है, मध्यवर्ती खंडों को छोड़ दिया जाता है तथा उन्हें पारित मान लिया जाता है। ये कंगारू प्रस्ताव का विवरण दिया हुआ है, इसलिए हमारा गलत हो गया। क्योंकि अगर देखें गिलोटिन के बारे में, गिलोटिन समय की कमी के कारण सभी मामले पर, जो सभी मामले होते हैं या फिर कुछ मामले मतलब सभी मामलों पे या तो थोड़ी सी चर्चा होती है या फिर उन पे बिना चर्चा के ही पास कर दिया था, उसको कहते हैं गिलोटिन। लेकिन यहाँ पे जो विवरण दिया हुआ ये कंगारू के प्रस्ताव के बारे में दिया हुआ है, इसलिए हमारा गलत हो जाता है। निंदा प्रस्ताव की बात करें तो इसमें देखिए ये सरकार पे केवल दबाव बनाता है, न कि सरकार इससे गिरती है। अगर निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री के खिलाफ या समग्र मंत्री परिषद के खिलाफ आता है, आज पास हो जाता है तो मंत्री परिषद तो दबाव बनता है कि वो अपना बहुमत सिद्ध करे, दोबारा कॉन्फिडेंस मोशन ला करके उसको अपना बहुमत प्रूफ करें। अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिरती है, निंदा प्रस्ताव से नहीं। इसलिए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो गया केवल एक। अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग इसमें। अब कुछ और चीज़ें इसमें देखना चाहें, यहाँ पे हमारा अगर आपने लगाया था सी तो बिल्कुल सही है, सी केवल इसमें सही होगा। चलिए अगला है राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की मंजूरी वाले प्रस्ताव को संसद के किसी एक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। कथन दो दिया हुआ है, राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी उद्घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आती है। कथन तीन दिया हुआ है, इसके अंतर्गत संसद राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या उसके निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम पहले कथन की बात करें तो यहाँ पे अगर पहला कथन आप देखेंगे तो पहला कथन सही है, नहीं यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे अगर देखें तो ये विशेष बहुमत की बात की है तो सामान्य बहुमत से होता है ये पारित, और केवल राष्ट्रीय आपातकाल के लिए विशेष बहुमत होता है, इसलिए राष्ट्रपति शासन में सामान्य बहुमत होता है न कि विशेष, इसलिए गलत हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल की जब बात होगी तो विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हमारा पहला गलत हो गया। दूसरे की बात करें, राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी उद्घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आती है, तो बिल्कुल सही बात है, ये न्यायिक पुनरावलोकन के मामले में आती है, उसके दायरे में आती है। अगर राष्ट्रपति कहीं शासन लगाते हैं, राष्ट्रपति शासन, तो ये न्याय उस किन आधारों पर लगाया गया है, इसके माध्यम से इसका पुनरावलोकन किया जा सकता है। तीसरे कथन की बात करें, इसके अंतर्गत संसद राज्य के किसी विधि बनाने मतलब के लिए राज्य के लिए विधि बनाने की जो शक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा या उनके द्वारा किसी को निर्दिष्ट कर दिया जाए तो विधि बन जाती है, तो बिल्कुल सही बात है। हमारा यहाँ सही नहीं है पूछा गया था, तो हमारा एक केवल सही होगा, क्योंकि एक गलत है, गलत ही पूछा गया था, तो हमारा सही आंसर ए है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने आंसर लगाया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियाँ संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है। कथन एक दिया हुआ है, जब दो या दो से अधिक राज्य संसद से अनुरोध करते हैं। कथन दो दिया हुआ, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के क्रियान्वयन के लिए। तीन दिया हुआ, राष्ट्रपति शासन के दौरान। चार दिया हुआ है, जब राज्यसभा साधारण बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दे। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने यहाँ आंसर लगा लिया होगा। अगर हम पहले कथन की बात करें, दो या दो से अधिक राज्य जब संसद से अनुरोध करते हैं तो संसद कानून बना सकती है, बिल्कुल सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के क्रियान्वयन के लिए कर सकती है, संसद कानून बना सकती है उनको लागू करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन के दौरान तो आपको पता है कि वहाँ पे मंत्रिपरिषद खत्म हो गई, राष्ट्रपति शासन मतलब राष्ट्रपति ही कानून बना सकते हैं या उनके द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति कानून बना सकता है। लेकिन यहाँ चौथे में थोड़ी सी मिस्टेक है, साधारण बहुमत का। राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से अगर पारित कर देता है तो आर्टिकल 249 के अंतर्गत संसद किसी मामले पे कानून बना सकती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। और ये कितने दिनों के लिए रहता है, 1 वर्ष के लिए होता है एक बार में। और अगर ये 1 वर्ष का ड्यूरेशन खत्म हो जाता है तो ये कानून 6 महीने तक रहेगा, फिर से दोबारा इसको रिन्यू नहीं किया जाता तो कानून खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसका सही आंसर ए है, अगर आपने ये लगाया था तो बिल्कुल सही है, आप सही तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए अगर हम इसमें कुछ अन्य चीज़ें बात करें तो 250 के अंतर्गत क्या कहा गया है, राष्ट्रीय महत्व के अगर किसी मामले पे 250 में, आर्टिकल 250 के बारे में भी देख लीजिए। आर्टिकल 250 में ये कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के जो मामले होते हैं उनको उन पे कानून बना सकते हैं। 252 में क्या कहा गया है, 252 में ये अगर आप पहला वाला देखेंगे यहाँ पे, दो या दो से अधिक जो राज्य होते हैं संसद से अनुरोध करेंगे, ये 252 के अंतर्गत है, 252 के अंतर्गत ये प्रोविजन है। अगर फिर इसमें आप देखेंगे 253 के अंतर्गत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लागू करने के लिए, ये 253 के अंतर्गत कहा गया है। ये विवरण आप याद रखिएगा। चलिए कुछ अन्य चीज़ें अगर इसमें देखना चाहें तो 250 कानून कर सकती है। चलिए छोड़िए, हो गया अपना आंसर, यहाँ पे सी है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में सही है? आपको बताना अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। कथन एक दिया हुआ, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति विषय विशिष्ट परिषदों की स्थापना कर सकते हैं। दो दिया हुआ है, परिषद की सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया होगा सी बिल्कुल सही है। अगर पहले कथन के देखें, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति विषय विशिष्ट परिषदों की स्थापना कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। दो देखें तो परिषदों की सिफारिश केवल सलाहकारी होती है, तो बिल्कुल सही है, सलाहकारी होती है। वैसे हमने देखा था यहाँ पे विभागीय समितियाँ, उनकी भी जो सलाहें होती हैं, सलाह होती है, वो भी केवल सलाहकारी ही प्रकृति की होती है, बाध्यकारी प्रकृति की नहीं होती है। अगर आपने इसमें सी लगाया था तो बिल्कुल सही है, सी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो अगर इसमें हम देखें, संविधान द्वारा महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। कथन दो दिया हुआ है, उसके एक संसद सदस्य को प्राप्त सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। किसको? महान्यायवादी को। तीसरा देखें, उसे निजी विधिक कार्यवाही से नहीं रोका जा सकता। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने यहाँ आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही है। देखिए महान्यायवादी के बारे में देखें तो आर्टिकल 76 में इनके बारे में प्रोविजन किया गया है। महान्यायवादी के बारे में इस सरकार का पक्ष रखते हैं सभी मतलब अगर किसी न्यायालय में सरकार से रिलेटेड कोई विवाद होता है तो वहाँ पे सरकार का पक्ष रखते हैं। राष्ट्रपति के साथ प्रयत्न होते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको हटा सकती है, और इनके कार्यकाल निश्चित नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति के साथ प्रयत्न होते हैं। दूसरा चीज़ देखें, उसे एक सांसद के रूप में सभी विशेषाधिकार प्राप्त है और भत्ते प्राप्त हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते, बोल सकते हैं, वहाँ पे वोटिंग राइट इनको नहीं है। केवल उसे निजी विधिक कार्यवाही से नहीं रोका जा सकता। तो देखिए अगर सिविल मामला है तो रोका गया, लेकिन क्रिमिनल मामले में इनको सिविल मामले में नहीं रोका गया, लेकिन क्रिमिनल मामलों में इनको रोका गया है। तो इसलिए हमारा सही आंसर डी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है विधिक कार्रवाई से नहीं रोका गया जा सकता, तो बिल्कुल सही है, नहीं रोका गया। वो अब इस पद पे रहते हुए वो निजी कार्रवाइयों से भी उसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे दिया है महान्यायवादी के बारे में, तो इनको अगर सरकार के खिलाफ कोई मामले चल रहे हों तो वहाँ पे रोका गया है कि अगर सरकार और किसी व्यक्ति के खिलाफ चल रहा है मामला तो उस व्यक्ति के पक्ष से नहीं है, सरकार के पक्ष में ही जाके निर्णय सुनवाएंगे, मतलब सुनवाई करेंगे जाकर के, ना कि उस व्यक्ति के। तो सरकार के खिलाफ किसी भी मामले में भाग नहीं लेंगे, ये भी बात आप याद रखिएगा। कहीं यूपीएससी में कथन में दे दे तो आप इस मामले को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है, क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, ये न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक। कथन दो दिया हुआ है, प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। तीन दिया हुआ है, इसकी सिफारिशें परामर्शी प्रकृति की होती है, मतलब सलाहकारी प्रकृति की होती है। बताना आपको इनमें से कौन सा सही नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है डी, बिल्कुल सही बात है, ये न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक। बताइए, ये विधिक निकाय है, इसलिए हमारा पहला गलत हो जाता। क्षेत्रीय परिषद जो है वो विधिक निकाय है। कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से ही इसका गठन हुआ था 1956 में ही, इसलिए विधिक निकाय है, तो जो कि गलत हो गया पहला। अगर इसकी बात करें क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो गृह मंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष क्षेत्रीय परिषद के, इसीलिए हमारा दूसरा भी गलत हो जाता है। और इसके अन्य सदस्य उपाध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम होते हैं, जो सर्कुलेट होता है एक एक साल के लिए, तो वो हर रीजन के, जिस रीजन के जितने राज्य हैं उनके सीएम एक एक साल के लिए होते हैं। तो ये तो बात सही हो गया आपको। हमारा दूसरा गलत हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पे दिया हुआ जो कि गृह मंत्री होते हैं, इनकी सिफारिशें परामर्शी प्रकृति की होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है, हमारा हो गया डी, क्योंकि सही नहीं है पूछा गया था, एक और दो इसमें सही नहीं है। और इसमें क्या याद कर सकते हैं, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से जो सेक्शन 20(1) था, 20(1), उसी के माध्यम से इसका गठन किया गया था। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये नेहरू जी का एक तरह से इनोवेटिव आइडिया था ताकि राज्यों के बीच किसी तरह का विवाद हो तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व किया जा सके, इसलिए क्षेत्रीय परिषद गठित की गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला कथन है, भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, संवैधानिक संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। कथन दो दिया हुआ है, विधेयक को संसद के दोनों सदनों में सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। कथन तीन दिया हुआ है, राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी या फिर वह सहमति को अपने पास संरक्षित रख सकता है, किंतु वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने यहाँ आंसर लगा लिया हो। अगर हम इसमें बात करें सही कौन सा है, तो इसमें कोई भी सही नहीं है। क्यों?
क्योंकि अगर हम पहले टॉपिक की बात करें यहाँ पे 1 नंबर की, तो संवैधानिक संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है। धन विधेयक के मामले में और जनरल जो संविधान संशोधन होते हैं 1, 2, 3 आर्टिकल के अंतर्गत, उन सब मामलों में लेना होता है, लेकिन संविधान संशोधन के मामले में नहीं लेना रहता है, इसलिए हमारा पहला गलत है। दूसरे की बात करें, विधेयक को संसद के दोनों सदनों में सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। तो देखिए, कुल सदस्यों के बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यहाँ पे 2/3 बहुमत से जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, पहली बात तो इसको 3 तरह के होते हैं, ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। इसमें उपस्थित यहाँ पे जो दिया हुआ है 2/3 विधेयक को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। तो ये यहाँ पे अगर देखें, उपस्थित जो सदस्य होते हैं उनके बहुमत से, पूरे सदस्यों के बहुमत से नहीं। अगर मान लीजिए जितने उपस्थित हैं उनके 2/3 बहुमत से पारित होना है, यहाँ उपस्थित शब्द होना चाहिए, तो या फिर कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत से। तो कुल सदस्य दिया हुआ है यहाँ पे, तो कुल सदस्य के समान बहुमत से, लेकिन जितने उपस्थित हैं उनके 2/3 बहुमत से। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर तीसरा देखें, ये क्यों गलत है दूसरा ये बात याद रखिए कि 550 सीटें हैं, 550 सीटों में से कितने 275 लोग अगर सामान्य बहुमत से इतने लोग कर दें, या फिर जितने उपस्थित हैं उनके 2/3, जितने लोग उपस्थित हैं उनके 2/3 लोगों से ये पारित कर दिए तो होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ कुल बहुमत के 2/3 बहुमत से, नहीं, कुल जो सदस्य हैं उनके 2/3 नहीं है, उनके मेजोरिटी है केवल, मतलब 50% + 1 होने चाहिए तो होगा। तो इसलिए हमारा पहला गलत होगा, दूसरा गलत हो गया। तीसरे अगर देखें, राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमत देनी होगी या फिर वह सहमत को अपने पास संरक्षित रख सकता है, किंतु विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस नहीं भेज सकता। तो यहाँ पे बताइए, एक बार भेज सकता है राष्ट्रपति, एक बार भेज सकता है। तो आपको पता होगा 42वें अमेंडमेंट के माध्यम से प्रावधान कर दिया गया, तो राष्ट्रपति नहीं भेज सकता। लेकिन फिर से जब 74वां अमेंडमेंट होता है तो उसमें क्या कहते हैं, 74 नहीं 44वां अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट होता है, उसके माध्यम से क्या किया जाता है, इनको वापस एक बार लौटाने का अधिकार दे दिया जाता है राष्ट्रपति को। तो एक बार लौटा सकते हैं, लेकिन फिर से अगर पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया, मतलब पुनर्विचार करके भेज दिया जाए, तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाते हैं। तो हमारा सही आंसर डी हो गया। उम्मीद है आपने ये सही आंसर लगा लिया होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में पूछा गया आपसे। किस संदर्भ में बताना है आपको। कथन 1 दिया हुआ है, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल की सज़ा पर क्षमादान दे सकते हैं, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। कथन 2 दिया हुआ है, राष्ट्रपति किसी भी मामले में मृत्युदंड पर क्षमा दे सकता है, जबकि राज्यपाल मृत्युदंड पर क्षमादान केवल तभी दे सकता है जब इसे राज्य के कानून द्वारा निर्धारित किया गया हो। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, आपसे सही पूछा गया, सही कौन सा है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इनमें जिन लोगों ने एक लगाया है, एक बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति सभी मामलों पे क्या कर सकता है, मृत्युदंड तक को खत्म कर सकता है, मतलब पूर्णतः माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। उम्मीद है आपने सही लगा लिया होगा। दूसरा देखें, राष्ट्रपति किसी भी मामले में मृत्युदंड क्षमा दे सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड नहीं दे सकता, उसको कन्वर्ट कर सकता है, अन्य मामले में कम कर सकता है सज़ा को, लेकिन पूर्णतः माफ़ नहीं कर सकता, इसलिए हमारा ये गलत हो जाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। कथन 1 दिया, संविधान द्विसदनीय विधानमंडल व्यवस्था में विधानसभा को विधान परिषद के अधीन महत्व प्राप्त है, से अधिक महत्व प्राप्त है। द्विसदनीय विधायिका जो है विधानमंडल व्यवस्था में विधानसभा को विधान परिषद से अधिक महत्व प्राप्त है। कथन 2 कह रहा है, मुख्यमंत्री अनिवार्य रूप से विधानसभा से संबंधित होना चाहिए। कथन 3 दिया हुआ है, विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 निर्धारित किया गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने यहाँ आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है यहाँ पे 1 और 3, तो बिल्कुल सही है। देखिए अगर पहले कथन की बात करें, संविधान द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था करता है, विधानसभा जो होती है विधान परिषद से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि धन विधेयक यहीं पर होता है, और जो मंत्री परिषद होती है विधानसभा के ही प्रति क्या होती है, इन पे इन्हीं के अपना जो प्रूफ करती है, दबाव रखती है, विधानसभा ही उनके प्रति रखती है, जवाबदेह होते हैं। सीधी सी बात करें तो जवाबदेह होते हैं, तो विधानसभा के ही प्रति मंत्री परिषद होते हैं। जो दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे, अनिवार्य रूप से विधानसभा से ही एक मुख्यमंत्री होना चाहिए, गलत है, विधान परिषद से भी हो सकता है। आप लोग महाराष्ट्र का नाम सुने होंगे, महाराष्ट्र के मामले में देखे होंगे, महाराष्ट्र में कहाँ से मुख्यमंत्री थे, विधान परिषद से ही थे। तो ये चीज़ें हमारी पहला वाला, दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। तीसरा देखें, विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कितने से होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर सी है। अगर आपने सही लगाया था तो बिल्कुल सही है, आप सही चल रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 यहाँ पे पूछा जा रहा है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, यह पंचायती राज
योजनाओं का विस्तार 5वीं अनुसूची के साथ साथ 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में करता है। 2 दिया हुआ है, यह सुनिश्चित क्षेत्रों में विशेष रूप से ग्राम सभा को सशक्त बनाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे लगाया है बी, बिल्कुल सही है, बी केवल सही है। यहाँ पे जो दिया है 5वीं 6वीं, तो आप याद रखिएगा केवल 5वीं अनुसूची पे है, 6वीं अनुसूची में पेशा को नहीं एक्सटेंड किया गया, वहाँ पे इसका विस्तार नहीं किया गया, केवल 6वीं अनुसूची पे, इसलिए हमारा गलत हो जाता है पहला। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेशा को किस समिति की अनुशंसा पर ये लाया गया था, तो भूरिया समिति का याद रखिएगा, भूरिया समिति की अनुशंसा पर लाया गया था, भूरिया समिति थी, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाता है बी। कौन से पे लाया गया था, कौन सी अनुसूची में, 5वीं, केवल 5वीं अनुसूची में, 6वीं अनुसूची पर नहीं लाया गया था। अब 6वीं में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं ये आपको बताना है। चलिए हमारा आंसर यहाँ पे बी सही होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान सभा की समितियां और अध्यक्ष के बारे में चर्चा की गई है। आपको बताना है इनमें से कौन से सही है। प्रारूप समिति BN राव, मौलिक अधिकार सलाहकार समिति राजेंद्र प्रसाद, 3 दिया हुआ है राज्य समिति सरदार पटेल, 4 दिया हुआ है संघ शक्ति समिति KM मुंशी। आपको बताना है कौन सा इनमें से सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम देखें इनमें से तो पहला प्रारूप समिति, तो आपको पता होगा ये तो बी आर अम्बेडकर थे, इसलिए हमारा गलत हो गया पहला। दूसरे की बात करें मौलिक अधिकार सलाहकार समिति कौन थे, तो ये पटेल थे, सरदार पटेल, यहाँ पे हमारा ये भी गलत हो गया। तीसरा देखें राज्य समिति, तो राज्य समिति से कौन संबंधित है, राज्य समिति संघ शक्ति समिति, ये दोनों से नेहरू थे सम्मिलित, इसलिए हमारा ये भी दोनों गलत है, कोई भी इसमें सही नहीं है, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपने सही आंसर लगा लिया। प्रारूप समिति से कौन संबंधित थे, तो BR अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार से कौन संबंधित है, तो मौलिक अधिकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राज्य समिति या संघ शक्ति समिति तो जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए हमारा डी आंसर सही हो गया। आप एक बार इनके बारे में थोड़ा सा समितियों के बारे में देख लीजिएगा, इन जो अंतरिम सरकार थी उनमें किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया था, ये बातें थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, भारतीय संविधान अपने सार में धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी भी धर्म को सुरक्षा प्रदान नहीं करता। कथन 2 दिया हुआ है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 लोगों को नास्तिक होने से प्रतिबंधित करता है। बताना है आपको यहाँ पे क्या प्रतिबंधित करता है या नहीं। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही बात है। अगर देखें तो हमारा जो संविधान है वेस्टर्न के हिसाब से, हमारा जो धर्मनिरपेक्षता है वेस्टर्न के अकॉर्डिंग हमारा पॉजिटिव सेंस रखता है। मतलब अगर किसी धर्म में कोई कुरीतियाँ हैं तो उनको दूर करने के लिए राज्य हस्तक्षेप करता है। वैसे ही राज्य मतलब धर्म जो है राज्य के मामले में भी बहुत बार हस्तक्षेप करता है। जैसे कि आपको पता होगा नए पार्लियामेंट का जो उद्घाटन करना था मोदी जी ने कैसे किया था, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग उसका उद्घाटन करवाया था, काफ़ी पूजा पाठ के माध्यम से। तो किया ना धर्म के मामले में, राज्य के मामले में धर्म हस्तक्षेप। उसी तरह के आपको लोगों ने देखा होगा कि ट्रिपल तलाक मामले में राज्य ने हस्तक्षेप किया, कानून बनाया। तो एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करते रहते सुधारात्मक दृष्टिकोण से, हमारा पॉजिटिव सेंस है। तो यहाँ पे जो दिया सुरक्षा प्रदान नहीं करता बिल्कुल गलत है, सुरक्षा प्रदान करता है। हम लोग बहुत सारे जो धार्मिक मामलों से अल्पसंख्यक हैं उनके लिए फंड भी करते हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 25 है लोगों को नास्तिक होने पर प्रतिबंध लगाता है, बिल्कुल गलत है। आपको जिस धर्म को मानना है मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, आप नास्तिक रहिए, किसी भी धर्म को मत मानिए। इसलिए ये इस तरह का प्रतिबंध लगे नहीं लगाता है, पूर्णतः व्यक्ति के आंतरिक मामलों का है कि व्यक्ति जिसको मानना है माने। इसलिए हमारा डी आंसर सही है। उम्मीद है आपने सही लगाया होगा। अगर आपने सही लगाया तो आपको बहुत बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं। प्रावधान और अनुसूचियाँ, जैसे कि दल बदल वाला, मतलब दल परिवर्तन रोधी जो प्रावधान है किस में दिए गए, सामने दिया हुआ 12वीं अनुसूची। कथन 2 दिया हुआ है, शपथ एवं प्रतिज्ञा दूसरी अनुसूची। 3 दिया हुआ है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं 10वीं अनुसूची। भूमि सुधार 6वीं अनुसूची। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया था उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि इनमें से कोई भी सही नहीं है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, वो 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से अमेंडमेंट के माध्यम से लाया गया था, 52 अमेंडमेंट के माध्यम से लाया गया था 1985 में, राजीव गांधी के समय में लाया गया था ये। तो ये कौन सी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, तो इसलिए ये गलत है। दूसरा देखें शपथ एवं प्रतिज्ञा, तो बताइए शपथ एवं प्रतिज्ञा कौन से में दिया गया, ये तीसरी में दिया गया, दूसरी में नहीं दिया गया। शपथ एवं प्रतिज्ञा तीसरी अनुसूची में दिया गया। फिर वही देखें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन से सूची में है, बताइए, ये 22 भाग में। एक मिनट, आप लोगों ने सुना होगा 8वीं अनुसूची के बारे में, उसमें क्या दिया गया, 22 भाषाएं हैं, 22वें भाग नहीं है, 22 भाषाएं हैं इसमें। सॉरी हमने गलती बोल दिया था,
22 भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, इसलिए 10वीं यहाँ लिखा हुआ है, 10वीं गलत है, 10वीं में दल बदल वाला है। और 8वीं अनुसूची में क्या लिखा है, 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। और 7वीं अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन है। वहीं देखें भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची से संबंधित है भूमि सुधार, ये पहले संविधान संशोधन के माध्यम से सम्मिलित किया गया था, और जवाहरलाल नेहरू ने लैंड रिफॉर्म के बारे में इसीलिए डाला था, और इसी में प्रोविजन किया गया था कि राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर किसका उल्लंघन होता है, 19 और 14 का उल्लंघन होता है, तो इसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। बाद में न्यायपालिका इसमें कहती है कि अगर मूल ढांचे का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका इन मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकती है, बशर्ते ये कब से हों, 1973 के बाद के जो मामले हुए हों, कानून आए हैं, उनमें नहीं करेगा। लेकिन उसके पहले वालों में नहीं करेगा, उसके बाद में जो भी कानून लाए जाएंगे उनमें न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी। तो ये कुछ ब्यौरे थे, उम्मीद आपको समझ में आ गई। एक बार दोबारा देख लीजिए। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो 10वीं अनुसूची में, शपथ एवं प्रतिज्ञा कौन से में है, तो ये तीसरी में है। वहीं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, ये कौन से में है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में, पहले अमेंडमेंट के माध्यम से लाया गया था। कुछ ये चीज़ बातें थी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, भारत का संविधान केंद्र को सामान्य विधायी प्रक्रिया का पालन करके राज्य को नष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। कथन 2 दिया हुआ है, 36वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पता है इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है सी, तो बिल्कुल सही बात है, इसमें दोनों कथन सही हैं। अगर पहले कथन की बात करें तो आर्टिकल 3 आप देखेंगे, आर्टिकल 3 में ये प्रोविज़न किया गया है कि संसद किसी भी राज्य की उसको नष्ट कर सकता है, उसके नाम को परिवर्तित कर सकता है, 2 राज्यों में से कुछ ज़मीन काट करके नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। ये सब ब्यौरे दिए गए हैं। अगर 36 अमेंडमेंट की बात करें तो इसी के माध्यम से क्या किया गया था, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर 35 की बात करेंगे, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर 35, तो 35 के माध्यम से यूटी का दर्जा दिया गया था, इसलिए 6 के माध्यम से इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो 36 हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा की बात किया गया, 36 के माध्यम से दिया गया था। उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर लगाया होगा। अगर जिनका गलत हो तो आगे से गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला है, विधि के समझ समता तथा विधि के समान संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, अनुच्छेद 14 किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के साथ किसी भी भेदभाव का निषेध करता है, क्योंकि यह विधि के समझ समता तथा विधियों के समान संरक्षण की बात करता है, से संबंधित है। 2 कह रहा है, विधि के समान संरक्षण एक सकारात्मक संदर्भ है, जबकि विधियों का समान संरक्षण एक नकारात्मक संदर्भ है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने यहाँ आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया डी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें पलट दिया गया है शब्दों को, आपके सब भावनाओं के साथ खेल लिया गया है यहाँ। देखिए अनुच्छेद 14 की बात करें, ये किसी भी परिस्थिति में क्या करता है, किसी भी परिस्थिति में, मतलब यहाँ देखिए किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव का निषेध करता है, तो नहीं। अगर देखेंगे तो इसमें होता क्या है कि कुछ परिस्थितियों में आपने देखा होगा कि अगर अल्पसंख्यकों के मामले में होता है तो वहाँ पे कुछ मामलों में छूट दी जाती है 14 के अंतर्गत, ये हमारा गलत हो जाता है। वहीं देखें अगर यहाँ पे पलट दिया गया है इस वाले में, दूसरे में देखें, विधि के समझ समान समता का जो समता है ये नकारात्मक है, विधि के समझ जो समता है एक नकारात्मक दृष्टिकोण है, जबकि विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे पलट दिया गया था, जैसे कि मान लीजिए विधि के समान समझ समता का सकारात्मक जो होता है, समता का जो समता है, समता मतलब इन द सेंस कि यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट दिया जाएगा, कोई अमीर है तो मतलब ताकि दोनों की सिचुएशन इक्वल हो जाए, फिर उस पर कार्रवाई हो। तो यह नकारात्मक हो गया ना, किसी को अधिकारों को छीना जा रहा है, किसी को और ज़्यादा समता है। यहाँ पे समझ विधि के समझ समता ये एक नकारात्मक दृष्टिकोण है, वहीं विधियों के समझ समान संरक्षण ये एक क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण है। कोई भी विधि से ऊपर नहीं रहेगा, सबको एक ही माध्यम से सजा दी जाएगी, इसलिए ये सकारात्मक। विधि का समान संरक्षण जो है वो सकारात्मक है, लेकिन विधि के समझ समता एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। इसमें कुछ वर्गों को जैसे कि बुजुर्ग को या फिर बच्चों को कुछ विशेष रियायत दी जाती है, इसलिए हमारा डी यहाँ पे सही है। उम्मीद आपने सही लगा लिया होगा। चलिए अगला है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 का कहता है कि उपाधियों का अंत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है, यह केवल भारत के नागरिकों को राष्ट्रपति की सहमति के बिना राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार करने पर प्रतिबंधित करता है। दूसरा दिया हुआ है, यह राज्य द्वारा वंशानुगत पद को छोड़कर किसी को भी कोई भी उपाधि प्रदान किए जाने से रोकता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर हम पहले कथन में बात करें, यह केवल भारतीयों के लिए नहीं, केवल भारतीयों के लिए नहीं है। अगर कोई विदेशी हमारे वहाँ सार्वजनिक पद पे है तो उस पर भी ये मामला लागू होता है, इसलिए हमारा पहला गलत हो गया। तो उसको अगर कोई विदेशी है हमारे वहाँ लाभ के पद पे है, मतलब सार्वजनिक पद पे है, और वो कोई विदेशी से पद धारण करना था, पद धारण नहीं यहाँ पे, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई उपाधि स्वीकार करना चाहता है विदेश से, तो आपको उसको राष्ट्रपति से पहले सहमत लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति चाहे तो एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, फिर उसके बाद उसको उपाधि लेगा या फिर पद छोड़े। दो ही मामले होते हैं, तो इसमें विदेशी भी सम्मिलित हैं अगर वो सार्वजनिक पद पे हैं। दूसरा देखें, दूसरे में ये कहा गया है कि वंशानुगत उपाधियों को छोड़कर, राजा महाराजा जैसे उपाधियाँ थी उनको छोड़कर, बिल्कुल गलत है, उनको भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया, इंक्लूड है वो भी, कि अब राजा महाराजा जैसे उपाधियाँ नहीं ले सकते, इसलिए हमारा दूसरा भी गलत है। यहाँ कह रहा छोड़ करके, इसलिए गलत है। डी इसका सही आंसर है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करिए। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको चुनना इनमें से कौन सा असत्य है। कथन एक दिया हुआ है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। दो दिया हुआ है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। सी दिया हुआ है, प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। डी दिया हुआ है, संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम नीचे से देखते चलें, 368 के बारे में देखें तो 338 में लिखा गया है एसटी आयोग, एससी कमीशन है 338 में। 338 ए में क्या कहा गया, एससी कमीशन के बारे में, एसटी कमीशन शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में लिखा गया है। 338 बी के बारे में क्या कहा गया है, ओबीसी के आयोग के बारे में लिखा गया 338 बी, इसलिए हमारा डी तो यहाँ पे सही हो जाता है। फिर सी के बारे में देखें, प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल सही है। ऊपरी सदन या निचले सदन, मतलब राज्यसभा या लोकसभा, किसी का भी सदस्य हो सकता है प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है। बी दिया हुआ है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, तो बिल्कुल सही बात है, संसद का अभिन्न अंग होता है। यहाँ पे देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर के बनता है संसद, तो सही बात है, क्योंकि राष्ट्रपति के बिना, उनके सिग्नेचर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता, तो वो उसका भाग होता है। जो ए दिया हुआ है, राज्यपाल विधानमंडल का अंग नहीं होता, बिल्कुल गलत है। आप आर्टिकल देखेंगे, यहाँ पे आर्टिकल कितना है, 168 की बात करेंगे। 168 में लिखा गया है कि विधानसभा में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर के विधानसभा का निर्माण होगा, इसलिए राज्यपाल भी इसमें सम्मिलित। हमारा सही आंसर ए हो गया, क्योंकि यहाँ पे कहा था कि राज्यपाल विधानमंडल का अंग नहीं होता है। चलिए अगला है, अगला कथन दिया हुआ, संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रसभा को संसद कहा जाता है। कथन दो कह रहा है, कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से संसद के पास होता है। तीन दिया हुआ है, सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। चार दिया हुआ है, सार्वजनिक मामलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर बहस करने के लिए संसद सर्वोच्च संस्था है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया है बिल्कुल सही बात है, डी हमारा यहाँ सही हो जाता है। देखिए, अगर पहले कथन की बात करें कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है संसद, तो सही बात है, हम लोग इलेक्ट करते हैं उनको। कुछ निर्वाचित मतलब चयन नियुक्त भी होते हैं, जैसे कि अब लोकसभा राज्यसभा में बात करेंगे तो 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या कहते हैं, मनोनीत करते हैं, तो वो उसको अगर एक्सेप्शनल को छोड़ दे तो सभी निर्वाचित ही होते हैं। दूसरे की बात करें, कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से संसद के पास होता है, तो बिल्कुल सही बात है। अगर संसद और विधानसभा दोनों कोई कानून बनाते हैं और दोनों में टकराहट होती है तो संसद के कानून सर्वोपरि होते हैं, तो ऐसे में तो हमारा सही हो गया दूसरा भी। दूसरा देखें, सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है, तो बिल्कुल सही बात है। संसद इसमें मत क्या करती है, पारित करती है, फिर वो क्या करते हैं, भारत के संचित निधि से पैसे निकाल पाते हैं, इसलिए वो नियंत्रण तो रखती ही है। अगर चौथे की बात करें, सार्वजनिक मामलों और किसी देश की राष्ट्र नीति पर बहस करने के लिए जो संसद होती है वो सर्वोच्च संस्था होती है, तो हमारा सही आंसर हुआ यहाँ पे डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है यहाँ पे, अगला है, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ, प्रधानमंत्री पद के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त वाली पार्टी या गठबंधन पार्टी द्वारा चुने गए नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कथन दो दिया हुआ है, संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष की नियुक्त सुनिश्चित किया गया है।
प्रधानमंत्री के कार्यकाल को 5 वर्ष सुनिश्चित किया गया। दूसरा कथन कह रहा है, तीसरा कथन कह रहा है प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चयन हेतु स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य होने चाहिए, अन्यथा वे मंत्री नहीं बन सकते। आपको पूछा गया आपसे कि कौन सा असत्य है, ये बताना है आपको। उम्मीद है सभी लोगों ने यहाँ आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया इसमें सी, बिल्कुल सही बात है, सी इसमें गलत है, क्योंकि 2 और 3 देखेंगे तो वो गलत है। अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ पे प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित है, अगर 5 वर्ष होता तो मोदी जी अब तक नहीं होते, तो इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि सुनिश्चित नहीं है। हमारा 2 तो गया। तीसरे कथन की बात करें, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है, तो ठीक है, चुनने के लिए स्वतंत्र होता है, वो चुन सकता है, राष्ट्रपति से निर्देश करेगा, राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देंगे मंत्री, बिल्कुल सही है। लेकिन जो यहाँ अगला दिया बशर्ते वे संसद के सदस्य होने चाहिए, अन्यथा वो मंत्री नहीं रहेंगे, तो बिल्कुल गलत बात है। आप अगर संसद के सदस्य नहीं है तो भी 6 महीने मंत्री के रूप में एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर हो गया कौन सा, सी, क्योंकि दोनों गलत है, 2 और 3 गलत था, तो 6 महीने वाला प्रोविज़न इसमें मिसिंग था। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मंत्रिमंडल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे एक दिया हुआ है, सत्ताधारी पार्टी के सभी मंत्रियों की राय में किसी मामले में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जो सत्ताधारी पार्टी है उसके सभी मंत्रियों की राय किसी मामले में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन किसी भी मंत्री को सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना करने का अधिकार नहीं है। कथन 2 देखें, प्रधानमंत्री को किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है तथा जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, जिन लोगों ने सी लगाया था बिल्कुल सही है। देखिए होता क्या है इसमें कि बहुमत का शासन होता है, पहली बात तो। दूसरा, ये हमेशा जो मंत्री होते हैं, यहाँ पे अगर मंत्री जो होते हैं, एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर होता है, लेकिन सामूहिक रूप से किसके प्रति निर्भर होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है इनका। यहाँ पे देखें, अगर कोई किसी मंत्री की राय हो सकता हो कि सरकार की राय के खिलाफ हो, मतलब मंत्रिपरिषद के खिलाफ हो, लेकिन वो इसको व्यक्त नहीं कर सकता, खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता, ये सही बात है। दूसरा देखें, प्रधानमंत्री को किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो पूरे मंत्रिपरिषद कोलैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमारा सी आंसर सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा। मान लीजिए यहाँ पे हम बात करें उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री की, यहाँ पे राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति है नहीं, और जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं नियुक्त नहीं हुई है, तो फिर कौन बनेगा राष्ट्रपति, यही बात यहाँ पे पूछी गई है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो होता है वो सबसे वरिष्ठतम अधिकारी होगा, जो वही होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होंगे वही होंगे, जो सबसे वरिष्ठ होगा उसको लगा दिया जाएगा, और वो भी ना हो तो उससे जो वरिष्ठ होगा, ऐसे जो वरिष्ठता मामला चलता है यहाँ पे। इतने तो इसका सही आंसर डी होगा, जिन लोगों ने डी लगाया होगा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है, केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए आवश्यक है। ए दिया हुआ है, संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से मंजूरी। बी दिया है, संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत एवं आधे राज्यों की मंजूरी। सी दिया हुआ है, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से। डी दिया हुआ है, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की मंजूरी। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है डी, तो बिल्कुल सही है। देखिए अगर देखेंगे जो फेडरल मतलब संघीय मामलों में जो हस्तक्षेप होते हैं उसमें संशोधन होते हैं, तो पहली विशेष बहुमत से उसको पारित करना पड़ता है, ऊपर से आधे राज्यों के मंजूरी लेना पड़ता है। आज जो राज्य होते हैं वो साधारण बहुमत से पारित कर देते हैं, तो इसको मान लिया जाता है। मतलब जो हमारे राज्य हैं 28 राज्य, उनमें से आधे समर्थन कर देंगे तो हो जाएगा ये। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो हमारा सही पूछा गया था इसमें से कौन सा सही होगा, तो डी आंसर सही होगा। जिन लोगों ने डी लगाया था 24 का, उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 दिया हुआ है, इसने कमजोर वर्ग के सभी भेदभाव को समाप्त कर दिया। इसने लोगों के बीच आर्थिक असमानता को समाप्त कर दिया। सी दिया हुआ है, इसने राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया। डी दिया हुआ, इसने सब लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया। बताइए इनमें से लोकतांत्रिक व्यवस्था का सही लाभ क्या देखने के लिए मिला है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है सी, बिल्कुल सही बात है। देखिए ये राजनीतिक जो गैर बराबरी थी, मतलब हमारे वहाँ देखेंगे आप हायरार्की देखने के लिए मिलता है सोसाइटी में, तो ये जो हायरार्की वाला सिस्टम था, कुछ लोगों को अधिकार मिलता था कुछ लोगों को नहीं, उसको समाप्त करने में काफ़ी कारगर रहा है हमारे वहाँ का लोकतंत्र। इसलिए हमारा सही आंसर यहाँ पे सी हो गया। जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है 26,
एक कथन एक दिया हुआ है यहाँ पे, लोकसभा तथा विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया हेतु फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया गया है। कथन दो दिया हुआ है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में अन्य प्रत्याशियों की तुलना में जिसे अधिक वोट प्राप्त हुआ है, मतों की बहुमत प्राप्त हुई है, उसे ही विजेता घोषित किया जाता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया डी तो बिल्कुल सही बात है। देखिए लोकसभा और विधानसभा में होता क्या है, एक व्यक्ति को मतलब 15 वोट मिल गया, 14 वोट मान लीजिए, एक व्यक्ति को 13 वोट मिल गया, तो जिसने 14 वोट प्राप्त किया वो विजेता हो जाता है। ये लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह ही चलता है। इसी को फर्स्ट पोस्ट मतलब पहले जो खंभा छू ले उसी को होता है। मान लीजिए यहाँ पे खंभा है, सभी लोग दौड़े, जो सबसे पहले आगे जाकर छू लिया वही होगा। इसका मतलब ये है जो अधिक वोट प्राप्त करता है वही विजेता होता है। अब सोचिए ऐसे सिस्टम क्यों अपनाए गए हमारे वहाँ, क्योंकि जो जनता है वो उतनी शिक्षित नहीं थी, इसे ऐसे मामलों में वो समझ सकती थी आसानी से, इस आसानी से समझ सके जनता, इसलिए हमारे वहाँ ये सिस्टम लाया गया था। अगर लेकिन इसकी एक कमियां हैं ये भी कि इसमें अल्पसंख्यक जो होते हैं उनको कहीं न प्रतिनिधित्व की कमी हो जाती है, क्योंकि उनका मत का कोई मूल्य ही नहीं रहता, बहुमत का यहाँ शासन चलता है। इसलिए इसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं, तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है डी। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में अन्य प्रत्याशियों की तुलना में जिससे अधिक वोट प्राप्त होता है वही विजेता घोषित होता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ से असत्य पूछा गया तो हमारा डी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की किसी भी सलाह को वापस कर सकता है, वापस कर उस पर पुनर्विचार के लिए सलाह वापस पुनर्विचार के लिए कह सकता है। दूसरा दिया हुआ है, संसद द्वारा पारित सभी विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष जाते हैं तो वह उस पर अपनी स्वीकृति देने हेतु बाध्य होता है। कथन तीन देखें, चुनाव में स्पष्ट बहुमत न आने की स्थिति में या गठबंधन की स्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक से किसी पार्टी का या गठबंधन के किसी नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है ए, बिल्कुल सही बात है, ए यहाँ करेक्ट आंसर है। पहला कथन देखें, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह किसी भी सलाह को वापस कर सकता है और पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। आपको याद होगा हम पिछले मामले में जो देखे थे 44 अमेंडमेंट के माध्यम से सम्मिलित किया गया था ये प्रोविजन कि राष्ट्रपति किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता था। एकदम सही है। लेकिन अगर ये फिर से पुनर्विचार के बाद वापस भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है। ये मामले याद रखिएगा कि एक बार अगर इन्होंने भेज दिया दोबारा फिर से इनके पास आए तो देना पड़ता है, तो बाध्य हो जाते हैं। दूसरा गलत है। क्यों गलत है? संसद द्वारा पारित सभी विधेयक जब राष्ट्रपति के समझ जाते हैं तो वह अपनी स्वीकृति देने हो तो बाध्य होता है। तो ये बाध्यता जो मामला है एक बार लौटाने का अधिकार दिया गया है, इसलिए गलत हो जाता। तीसरा देखें, चुनाव में स्पष्ट बहुमत न आने की स्थिति में गठबंधन की स्थिति में राष्ट्रपति स्वयं विवेक से किसी पार्टी या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। बिल्कुल सही है, कर सकता है। हमारा सही आंसर ए हो गया। 1 और 3 सही था, सही पूछा गया था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला पूछा गया आपसे कि लोकसभा के समक्ष निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सत्य है। लोकसभा के संदर्भ में आपको बताना है। कथन एक दिया हो, लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से चुना जाता है। दूसरा दिया हुआ, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाता है। कथन तीन दिया हुआ, प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य अन्य व्यक्तियों के मूल्य के से भिन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य अन्य व्यक्तियों के मूल्य से भिन्न होता है। चौथा दिया हुआ, व्यक्तियों के लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने यहाँ आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया ए तो बिल्कुल सही बात है। अगर तीसरे कथन पर आप थोड़ी सी बारीकी से ध्यान देंगे, प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य अन्य व्यक्तियों के मूल्य से भिन्न होता है। तो बताइए अगर आप इस समय, मुझे उम्मीद है कि आप वोट डालते होंगे, तो आप बताइए आपके जो पास में चिंटू बैठा हुआ है क्या उसके मत का मूल्य आपसे ज़्यादा या कम है? नहीं, दोनों के मत का मूल्य बराबर है। इसलिए यहाँ कह रहा है जो भिन्न होता है ये बिल्कुल गलत है, भिन्न नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर हो गया ए। एक सभी मुझे यहाँ पे देखेंगे सभी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार अपनाया जाता है। जो भी लोग 18 वर्ष से अधिक के हैं वो वोट डाल सकते हैं। किसी भी जाति किसी भी कम्युनिटी से संबंध रखते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 18 साल के हो गए आप वोट डाल सकते हैं। अगर चौथे कथन के देखें तो ये 5 वर्ष के लिए निर्वाचन होते थे, तो बिल्कुल सही बात है। हमारा सही आंसर ए हो गया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। कथन दो दिया हुआ है, कोई भी विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जा सकता। 3 दिया हुआ है, संसद कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में
सीमित रखती है तथा जनता के प्रति उसके उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है। चौथा दिया हुआ है, लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखता है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? रखती है, नियंत्रण रखती है, तो कौन सा सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है बी, यहाँ पे आप बी देख सकते हैं। जिन लोगों ने 1, 3, 4 सही माना है तो बिल्कुल सही है, 1, 3, 4 सही है यहाँ पे। कैसे सही है आप चलिए देखते हैं। कथन 1 जो है, संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, तो बिल्कुल सही है, बना सकती है। दूसरा क्यों अलग गलत है? कोई भी विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के पेश नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। ये होता क्या है कि प्राइवेट मेंबर विधेयक जो होता है वो बिना किसी मंत्रिमंडल की स्वीकृति के सीधे निजी व्यक्ति ही एक सांसद पेश कर सकता है। चलिए एक चीज़ बताइए, अभी रवि किशन ने बोला कि वो जनसंख्या नियंत्रण बिल पेश कर रहे हैं, वो प्राइवेट मेंबर बिल हैं, जबकि जो ये मान लीजिए रवि किशन क्यों नहीं मंत्रालय उनको मिला हुआ है, और वो जो भी विधेयक पेश करेंगे वो क्या प्राइवेट मेंबर बिल माना जाएगा या फिर प्राइवेट मेंबर या फिर सरकारी बिल, कौन सा बिल माना जाएगा उसको? अगर वो एक मंत्री हैं और पेश करते हो कोई बिल तो आपको बताना है ये चीज़। चलिए तीसरा कथन देखते हैं, तीसरा क्यों सही है। संसद कार्यपालिका जो होती है को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखती है। कौन? संसद कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखती है तथा जनता के प्रति उनके उत्तरदायित्व को सुनिश्चित कराती है। क्यों? क्योंकि जो कार्यपालिका होती है विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। ये कौन से आर्टिकल में प्रोविजन किया गया? 75 में प्रोविजन किया गया है कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। इसी के माध्यम से उनका जो उत्तरदायित्व होता है जनता के प्रति हो जाता है, फिर जनता मालिक हो गई। चौथा देखें, लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। बिल्कुल सही बात है। संसद क्या करती है? वोट करती है, और वोट के माध्यम से निर्धारित होता है कितने पैसे किस मामले पे खर्च किए जाएंगे। बजट का मामला आप देखेंगे, बजट में चर्चा होती है, तो हमारा आंसर सही हो गया बी। जिन लोगों ने बी लगाया था बिल्कुल सही है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति पैदा होने पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संयुक्त बैठक की आहुति की जा सकती है। यहाँ देखिए किसी भी विधेयक की बात की गई है। कथन 2 दिया, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है यहाँ पे एक, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखें, किसी भी विधेयक पर दोनों संसदों में मतभेद की स्थिति में क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की आहुति कर सकता है, बिल्कुल गलत बात है। पहली बात तो धन विधेयक के मामले में, संविधान संशोधन के मामले में नहीं होती है संयुक्त बैठक, इसलिए किसी भी मामले में ये तो गलत हो गया। और राष्ट्रपति करते हैं इसको बुलाते हैं, संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं, इसलिए हमारा पहला गलत हो गया। तो कई सारे मामले इसमें इरर दिए गए थे। दूसरा देखें, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। ये पॉजिटिव सेंस दिया गया है, प्रस्तावित कर सकती है, तो प्रस्ताव है, लोकसभा एक्सेप्ट करे ना करे उस पर डिपेंड करता है, इसलिए हमारा दूसरा कथन सही है। केवल असत्य पूछा गया था तो एक असत्य है। अभी छोटी छोटी इरर को ध्यान में रखिएगा, वरना प्रीलिम्स में इन्हीं 1-2 क्वेश्चन की वजह से प्रीलिम्स फंस जाता है। चलिए संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, ये समितियां कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कथन 2 दिया हुआ है, ये सदन के दैनिक कार्यों में कोई भूमिका निभाती। दिया हुआ है, समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत होती हैं। 4 दिया हुआ है, ये समितियां विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्चों की जांच, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल आदि करती हैं। तो बताना है आपको कौन सा इनमें से सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है 1 और 4 तो बिल्कुल सही बात है। ये समितियां विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों भ्रष्टाचारों की जांच करती हैं, तो बिल्कुल सही है। 2G स्पेक्ट्रम का मामला आप सुने होंगे, कोल घोटाला भी सुने होंगे, ये सभी चीज़ें ये समितियां ही उजागर की थी। तो पहला देखें, ये समितियां कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ये सदन के दैनिक कार्यों में कोई भूमिका नहीं निभाती है, बिल्कुल गलत है। ये दैनिक कार्यों में भी भूमिका निभाती है, इसलिए हमारा गलत हो गया। तीसरा देखें, ये समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत होती है, ये भी गलत है। ये ऑल टाइम पूरे 1 साल सक्रिय रहती हैं, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। से पूछा जा रहा है, संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको फेडरल सिस्टम के बारे में पूछा गया। यहाँ पे एक दिया हुआ है, यह संस्थागत प्रणाली है जो केंद्र और प्रांतीय स्तर पर व्यवस्थाओं को समाहित करती है। कथन 2 दिया हुआ है, प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। 3 दिया हुआ है, लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं। चौथा दिया हुआ है, केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने या सुलझाने में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो बताने में सबको कौन सा असत्य है।
उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया, बी लगाया है, बिल्कुल सही बात है, केवल 4 गलत है। अगर पहले कथन की बात करें, यह संघवाद के बारे में, तो यह एक संस्थागत प्रणाली है जो केंद्र और प्रांतीय स्तर की व्यवस्थाओं में समाहित होती है। आपको पता होगा केंद्र और राज्य होता है, दोनों के बीच संस्थाएं हैं। हमारे वहाँ क्या होता है, शक्तियों का विभाजन है। राज्य जो होते हैं, दूसरा कथन देखें तो प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। अगर कथन में स्वतंत्र दे दे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे स्वायत्त है कि अपने क्षेत्र में शासन कर सकती हैं, कानून बना सकती हैं, कर वसूल सकती हैं और जनता के कल्याण के लिए नीतियाँ भी बना सकती हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकती हैं, तो यह सही है। तीसरा देखें, लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएँ होती है, तो सही बात है। कुछ लोग गुजराती हो सकते हैं, कुछ बिहारी हो सकते हैं, कुछ पंजाबी हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों की क्षेत्रीय पहचान होती है, उनकी निष्ठाएँ होती हैं, उसी के हिसाब से उनका पोशाक होता है। तो हमारा सही आंसर तीसरा भी हो जाता है। तो हमारा सही गलत यहाँ पूछा गया था, तो केवल बी है, 4 केवल गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, संविधान में केंद्र और राज्यों को प्राप्त शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ प्रांत और राज्य, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के संदर्भ में बात किया जा रहा है। कथन एक दिया हुआ है, संघीय संरचना में राज्यों की शक्तियाँ केंद्र सरकार की दया पर निर्भर है। मतलब संघीय संरचना में राज्यों की जो शक्तियाँ हैं केंद्र सरकार की दया पर निर्भर है, क्या ऐसा है। दूसरा दिया हुआ है, जब तक आधे राज्यों की विधान पालिकाएं इस संदर्भ में किसी संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं कर देती, तब तक वह संविधान संशोधन प्रभावी नहीं हो माना जाएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है 33 में। उम्मीद है सभी लोगों ने यहाँ आंसर लगा लिया होगा। सही पूछा गया आपसे, तो बी यहाँ सही है। देखिए होता है क्या, 368 के माध्यम से संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। एक तो होता है सामान्य संशोधन, दूसरा जो संघीय प्रकृति के संविधान संशोधन है उनके बारे में चर्चा की गई है। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों को प्राप्त शक्तियों के संदर्भ में बताना था आपको। पहला दिया हुआ है, जो संघीय संरचना के अंतर्गत जो राज्य होते हैं केंद्र पर निर्भर होते हैं, दया पर निर्भर होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। अभी हमने देखा है स्वायत्त होते हैं, अपने कानून बना सकते हैं, केंद्र पर निर्भर नहीं होते क्योंकि संघीय संरचना हमारे वहाँ, तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा देखें, जब तक आधे राज्यों की विधान पालिकाएं इस संदर्भ में किसी संविधान संशोधन को पारित नहीं कर देती, तब तक वो संविधान संशोधन प्रभावी नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संघीय मामले पे जो संशोधन होते हैं और राज्य के आधे राज्यों की विधानसभाएं, विधान पालिकाएं उसको सहमत नहीं दे देती है, पारित नहीं कर देती हैं, तब तक वो एक्टिव नहीं होगा, लागू नहीं होगा। इसलिए हमारा सही आंसर बी हो गया, पहला गलत था। उम्मीद है सभी लोगों ने इसको सही कर लिया होगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट को शब्दावली नहीं यूज किए गए थे। स्थानीय स्वायत्त स्वशासन के संबंध में प्रस्ताव भारत के किसी गवर्नर जनरल वायसराय के कार्यकाल में लाया गया था। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, ये स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव भारत के किस गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल में लाया गया था। कथन ए कहा गया लॉर्ड रिपन, बी दिया लॉर्ड लिटन, सी दिया कॉर्नवालिस, डी दिया लॉर्ड कर्जन। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। आपको पता होगा लॉर्ड रिपन, इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहता है, और बस यही है, स्वशासन का जनक कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अब आपको ये एक चीज़ बताना है कि भारत में जो कंटिन्यू वाला होता है जनगणना किसने लाया था, किसके समय में लाया गया था, मतलब लगातार सतत जनगणना किसके समय से शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। आपको बताना है यहाँ 7वीं है कि 8वीं है, 8वीं अनुसूची के बारे में कहा गया है। दूसरा देखते हैं, हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में हस्तांतरित करने की सिफारिश की है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है ए, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, क्या करता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है, तो इसलिए हमारा यह गलत हो गया। 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं से संबंधित है, इसमें 22 भाषाएँ सम्मिलित हैं। अगर यहाँ पे देखिए 15वें वित्त आयोग ने ये सिफारिश की थी कि स्वास्थ्य को क्या किया जाए, समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाए, तो बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में राज्य सूची में सम्मिलित है, इसको समवर्ती सूची में कर दिया जाए कि केंद्र भी इस पर अच्छे से निगरानी कर सके। तो हमारा आंसर हो गया ए, क्योंकि गलत पूछा गया था, ये इसमें गलत था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने से क्या अभिप्राय है। कथन एक दिया हुआ है, राज्य सरकार का निलंबन और संबंधित राज्य में केंद्रीय शासन का लागू होना। बी दिया हुआ है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटाया जाना। सी दिया है, राज्य को केंद्रीय राज्य घोषित करना। और डी दिया है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति का राज्य में जाना। तो बताइए इनमें से
राष्ट्रपति शासन को लागू करने से क्या अभिप्राय है? उम्मीद है सभी लोगों ने यहाँ आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया ए तो बिल्कुल सही बात है। राज्य का जो राज्य सरकार होती है उसको निलंबित कर दिया, मतलब मंत्रिपरिषद को निलंबित कर दिया जाता है, ठीक ना। यहाँ पे विधानसभा को निलंबित नहीं किया जाता है, मंत्रिपरिषद को, क्योंकि उसी को सरकार माना जाता है, तो उसको निलंबित कर दिया जाता है। संबंधित राज्य में केंद्रीय शासन लागू हो जाते हैं क्योंकि संसद अब कानून बना सकती है, इसलिए सही आंसर हमारा हो गया कौन? ए। आपको 356 के अंतर्गत इसके प्रोविजन मिलेंगे, 356, इसी में राष्ट्रपति शासन का विवरण दिए गए हैं आर्टिकल 356 में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। राजद्रोह कानून का मसौदा किस ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ द्वारा तैयार किया गया था? बताना है आपको यहाँ पे। राजद्रोह सेडिशन एक्ट, उसके बारे में थॉमस मैकाले, बी दिया हुआ लॉर्ड कर्जन, सी दिया सर जेम्स स्टीफन और डी दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखिए लॉर्ड मैकाले के द्वारा, लॉर्ड थॉमस मैकाले उसी के समय में लाया गया था राजद्रोह कानून के बारे में। ये कौन से देश? 124 ए में सेडिशन का प्रोविजन है, सीआरपीसी का, आईपीसी के धारा 124 के अंतर्गत ये दिया गया है। वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों पे यूपी में यूज़ किया गया था, राजद्रोह के मामले चलाए गए थे, इसीलिए पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखिएगा। तो कौन लाया था? थॉमस मैकाले ने लाया था। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भारतीय विदेश नीति किस और किन नई प्रवृत्तियों के माध्यम से विदेश संबंधों को मजबूत कर रही है? कथन एक दिया हुआ है, विभिन्न मंचों से योग को प्रचारित कर सांस्कृतिक जुड़ाव के माध्यम से। बी दिया हुआ है, बुद्धिस्ट सर्किट के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध अच्छे करने के प्रयास। मेरे सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए अगर जब ऐसे पॉजिटिव सेंटेंस देते हैं तो ये जनरली दोनों सेंटेंस सही होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी दोनों सेंटेंस सही हैं, क्योंकि विभिन्न मंचों के माध्यम से योग को प्रचारित कर सांस्कृतिक जुड़ाव के माध्यम से किया जा रहा है, योग को प्रचार करके कि आपस में जुड़ाव को क्रिएट करने का प्रयत्न किया जा रहा है। वहीं देखिए बुद्धिस्ट सर्किट के मामले में, तो बुद्धिस्ट सर्किट के माध्यम से क्या क्या दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ आपस में संबंध सुधारा जा रहा है और ज़्यादा जुड़ाव को सुनिश्चित किया जा रहा है, पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए बात की जा रही है। इससे क्या होगा? पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं सौहार्द बढ़ता है। तो हमारा सही आंसर सी हो गया। अगर आपने सी लगाया था तो बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ कथन 39 में, भूख और कुपोषण को समाप्त करने हेतु चलाई जा रही योजना मिड डे मील योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, इस योजना को वर्ष 1995 में पहली बार शुरू किया गया था। कथन 2 दिया हुआ है, मिड डे मील योजना शिक्षा मंत्रालय के तहत संचालित की जा रही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है, बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया सी तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखें तो पहला, यहाँ पे 1995 में मिड डे मील पहली बार शुरू की गई थी। वर्तमान में इसका नाम बदल के पीएम पोषण योजना चालू कर दी गई है, कर दिया गया। कुछ थोड़े से सुधार भी किए गए हैं इसमें, और पोषक तत्वों भी इसको पायलट प्रोजेक्ट पे चलाया जा रहा है अभी, और इसको आगे क्या किया जाएगा? विस्तारित किया जाएगा। तो इसमें पीएम पोषण योजना इसका नाम रख दिया गया मिड डे मील का। दूसरा कथन देखें, मिड डे मील योजना शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जा रही थी। बिल्कुल सही बात है, शिक्षा मंत्रालय इसको मिड डे मील योजना को संचालित कर रहा था। हमारा सही आंसर हो गया सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। कथन 2 दिया हुआ है, भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी तीनों सत्रों का संचालन करना अनिवार्य नहीं है। 3 दिया हुआ है, एक वर्ष में दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, मतलब कितने दिन तक संसद का चलेगा ये चलाना आवश्यक नहीं है, जबकि संसद का चलना आवश्यक हो, मतलब ये न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है कि कितने दिन चलेगा। तो बताइए कौन सा इनमें से सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर इनमें देखेंगे आप तो यहाँ पे दिया है भारत का संविधान 1 वर्ष में 3 सत्रों की प्रावधान करता है, तो बिल्कुल गलत बात है, किंतु सभी सत्रों को चलाना अनिवार्य नहीं है। 3 नहीं है, 2 दिया हुआ है। 2 सत्र मतलब 2 सत्र चलाना अनिवार्य, सॉरी 3 तो दिया गया है, लेकिन 2 सत्र मिनिमम चलाना अनिवार्य है, क्योंकि 2 सत्रों के मध्य गैप 6 महीने का होता है। तो अगर एक ही चलाया जाता है या तीनों चलाए, 3 तो चला सकते हैं, लेकिन 2 सत्र कम से कम चलाना ही जरूरी है, कंपलसरी है। हमारे अनिवार्य जो है 2 सत्र अनिवार्य है। तो आपको पता होगा कि 6 महीने ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, तो 6 महीने का गैप अगर करेंगे ज़्यादा तो हमारा नहीं हो पाएगा। तो 2 सत्र होते हैं वो कंपलसरी है, तो हमारा दूसरा गलत है। अगर देखेंगे यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, क्योंकि राष्ट्रपति अपने हिसाब से निर्धारित कर सकता है सत्र का आहूत कहाँ किया जाएगा, तो ये हमारा सही है। अगर दूसरा देखिए, 1 वर्ष में कोई
एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई जो संसद को चलाने के लिए आवश्यक हो। ये निर्धारित नहीं है डेट कितने दिन चलेंगे, लेकिन ये निर्धारित किया गया कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए दो सत्रों के मध्य। हमारा सही आंसर हो गया 1 और 3 अर्थात सी। हमारा सी आंसर यहाँ सही होगा, देख सकते हैं यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी संसदीय समितियों एवं इसकी समीक्षा होता है रिव्यू और सदन को सूचित करती है कि जो विनिमय नियम और उपनियम विधि उपविधि बनाने की शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त है या संसद द्वारा प्रत्यायोजित या उनके कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों डेलीगेशन की परिधि के भीतर उपयोग हो रहा है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है इसके संबंध में। अगर यहाँ देखेंगे अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ये सारा निर्धारित करती है कि संसद जो भी कानून बना रही है, नियम का कानून बना रही है, वो एक तरीके से देखें तो जो डेलीगेशन होता है उसकी परिधि होती है उसी के अंतर्गत रह के कर रही है। ये कौन सा होगा? अधीनस्थ विधान संबंधी समिति हो गई, बी हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ए दिया हुआ लोक लेखा समिति, बी दिया प्राक्कलन समिति, सी दिया सरकारी उपक्रम समिति और डी दिया याचिका संबंधी कमेटी। तो बताइए इनमें से कौन सा संबंध सही है? हमारा सही है मतलब कथन सबसे बड़ी समिति कौन सी है? यहाँ देखेंगे प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कितने 30 मेंबर होते हैं एस्टिमेट कमेटी में, और ये सभी लोकसभा से संबंध रखते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। 2 दिया हुआ यह आवश्यक नहीं है कि वो अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। 3 दिया हुआ वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है बी तो बिल्कुल सही है, ये प्रसाद प्रयत्न पद तो पहली बात तो है नहीं। दूसरा देखें यह आवश्यक नहीं है कि वो अपने निर्वाचन के समय सदन का सदस्य हो, बिल्कुल गलत बात है, वो सदन का सदस्य ही होता है, उन्हीं से चयनित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष को, इसलिए दूसरा भी गलत है। पहला दूसरा दोनों गलत है, हमारा सही आंसर हो गया बी, मतलब केवल 3। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी एक घटना नहीं होगी अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है तो? कथन 1 दिया हुआ है राज्य विधानसभा का विघटन। 2 दिया हुआ है राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना। 3 दिया हुआ है स्थानीय निकायों का विघटन। तो बताइए इनमें से कौन सी घटना नहीं होगी? तो आपको अभी हमने बताया है कि जब 356 के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो मंत्रिपरिषद को पहली बार तो वहाँ से हटा दिया जाता है, तो बिल्कुल ये तो हटेगा ही हटेगा। यहाँ पूछ रहा है नहीं होना, तो दूसरा तो होगा ही होगा। 1 और 3 नहीं होगा, 1 और 3 जिसमें भी दिया गया होगा वो सही होगा। बी हमारा सही आंसर है। यहाँ पे जिन लोगों ने बी लगाया था, अगर आपने बी लगाया था तो आपका बहुत बढ़िया है, सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयकों के संबंध में वीटो शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कथन 2 दिया हुआ है राष्ट्रपति राज्य विधान पर वीटो शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए संवैधानिक संशोधन जो होता है इस पर राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकता है, इसलिए हमारा पहला तो गलत है, कह रहा है कि प्रयोग कर सकता है, वीटो शक्तियों का नहीं कर सकता है। दूसरा देखें राष्ट्रपति राज्य विधानसभा पर वीटो की शक्तियाँ का प्रयोग नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है इस पर। हमारा सही आंसर हो गया, सही नहीं है तो दोनों सही नहीं है, सी आंसर करेक्ट है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला दिया हुआ है सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है सॉलिसिटर जनरल का पद संविधान द्वारा निर्मित है। बताइए संविधान द्वारा निर्मित है सॉलिसिटर जनरल का पद। दूसरा दिया हुआ है सॉलिसिटर जनरल को केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं माना जाता है। तो बताइए, उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया और जिन लोगों ने बी लगाया बिल्कुल सही है। पहला जो दिया है सॉलिसिटर जनरल का पद संविधान द्वारा निर्मित है, बिल्कुल गलत है, सॉलिसिटर जनरल का पद संविधान द्वारा निर्मित नहीं है। और सॉलिसिटर जनरल को केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं माना जाता, तो ये बिल्कुल सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया हो, जिन लोगों ने बी लगाया था उनका सही आंसर है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, यह सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। इसका गठन किया गया था, सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। 2 दिया हुआ है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। 3 दिया है, अंतर्राज्यीय परिषद वैधानिक निकाय है। 3 दिया हुआ है, परिषद का कार्य अनुच्छेद 121 के तहत संवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संपूरक है। मतलब इसके जो कार्य हैं अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र के संपूरक हैं। 4 दिया हुआ है, प्रधानमंत्री जो होता है परिषद की अध्यक्षता के रूप में कार्य करता है अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर पहला कथन देंगे तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था, तो बिल्कुल सही बात है। अगर जोनल काउंसिल की बात करें तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उसके होते हैं गृह मंत्री। लेकिन यहाँ पे अगर पूछा गया अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री बार बार निकल रहा है, मुख्यमंत्री वो यहाँ के उपाध्यक्ष होते हैं। अगर यहाँ पे दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन वैधानिक निकाय है, तो आपको 263 में देखे होंगे, 263 में इसके प्रावधान किए गए हैं। तो ये संवैधानिक निकाय है, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन दूसरा गलत हो गया। अगर परिषद का कार्य जो होता है 131 में दिया गया, तो बिल्कुल सही बात है, दिया गया है। ये इसके जो निर्णय होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे होगा सी। जिन लोगों ने अगर सी लगाया था तो बिल्कुल सही बात है, सी हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा कथन सही है, आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। कथन 1 देखें तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश देने से पहले प्रधानमंत्री के लिए कैबिनेट की पूर्व सहमति आवश्यक है। 2 दिया हुआ है, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के आधार के रूप में आंतरिक अशांति शब्द को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने अगर नोटिस करेगा किए होंगे कि देखिए पहले क्या हुआ था कि आंतरिक अशांति के माध्यम से इंदिरा गांधी ने लगाया था, और 42वें नहीं 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक अशांति की जगह क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह डाल दिया गया था। कि इंदिरा गांधी जो आंतरिक अशांति के माध्यम से लगाई थी। आंतरिक अशांति जो शब्द है ये तो अमूर्त है, किसी भी तरह के दंगे को आप आंतरिक अशांति मान सकते हैं। तो ऐसे में तो राष्ट्रपति शासन यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल तो हमेशा लगते ही रहेंगे, इसलिए इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। तो यहाँ पे कर सकते हैं, देखेंगे आप तो हो गया हमारा दूसरा जो दिया है गलत है। अगर पहले की बात करें, पहले कथन की, तो कैबिनेट की पूर्व सहमति लेना आवश्यक कर दिया गया था 44वें अमेंडमेंट के माध्यम से ही, क्योंकि इसके पहले जो अब तो लिखित घोषणा भी कर दिया गया, अब लिखित घोषणा भी देंगे तभी होगा। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे पूछा गया था, सही उत्तर है, तो सही उत्तर हमारा 1 है केवल, क्योंकि दूसरा गलत दिया गया। 1976 में ही 44वें अमेंडमेंट के माध्यम से यहाँ आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद आपने सही लगा लिया होगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ, राष्ट्रपति प्रणाली संसदीय प्रणाली की तुलना में सरकार को अधिक स्थिरता प्रदान करती है। यहाँ पे आपको संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली से तुलना करके बात किया जा रहा है। दूसरा दिया हुआ है, संसदीय प्रणाली दीर्घकालिक नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए अनुकूल नहीं है संसदीय प्रणाली। तीसरा दिया हुआ है, भारतीय संसदीय प्रणाली संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। तो बताइए कौन सा इनमें से सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर राष्ट्रपति प्रणाली जो होती है संसदीय प्रणाली की तुलना में सरकार को अधिक स्थिरता प्रदान करती है, क्यों बताइए। अगर राष्ट्रपति प्रणाली जो होती है कार्यपालिका विधायिका दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, सरकार को कार्यपालिका के प्रति क्या होता है, उसके प्रति जवाबदेह नहीं होना पड़ता है, जवाबदेह नहीं होना पर सरकार गिरती नहीं है, मतलब 5 साल का कार्यकाल फिक्स। तो ऐसे में ये ज़्यादा स्थिरता प्रदान करती है। तो बिल्कुल सही बात है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखें, संसदीय प्रणाली दीर्घकालीन नीतियों के निर्माण के लिए अनुकूल नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, संसदीय प्रणाली में क्योंकि सरकार गिर जाती है, फिर नई सरकार आती है, नीतियों को पलट देती है। तो ऐसे में नीतियों के सतत संचालन के लिए संसदीय प्रणाली अनुकूल नहीं होती है। तीसरा कथन देखें तो भारतीय संसदीय प्रणाली संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। बताइए संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, संसद है या फिर हमारे वहाँ क्या संविधान है संप्रभु, संविधान है संप्रभु, संसद नहीं है। संसद सब कुछ नहीं कर सकती, सीमित शक्तियाँ संसद की, इसलिए तीसरा गलत है। क्योंकि जो संप्रभु संसद है वो ब्रिटेन में है, भारत में नहीं। ब्रिटेन की जो संसद होती है वो व्यक्ति को स्त्री नहीं बना सकती, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है ब्रिटेन की। लेकिन भारत की संसद ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, इस पर शक्तियों का प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए हमारा तीसरा आंसर गलत है, तीसरा विकल्प गलत है। 1 और 2 सही है, जिसमें 1 और 2 दिया होगा वो सही होगा।
1 2 बी में दिया हुआ है, बी हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक सभी सही किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन 1 दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों की योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। कथन 2 दिया हुआ, वह 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। तीसरा दिया हुआ, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर पहले कथन की बात करें तो यहाँ पे जो आयु की सीमा है ये कोई भी निर्धारण नहीं किया गया है, इसकी आयु का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, विवरण नहीं है, तो इसलिए हमारा पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, वो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, किसी भी उच्च न्यायालय में वो 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो तो हो सकता है, या फिर वो उच्च यहाँ पे अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, मतलब वकील के रूप में कार्य किया हो तो भी हो सकता है। ये दोनों कंडीशन में कोई एक फुलफिल करे और वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। 2 और 3 सही है, हमारा डी आंसर करेक्ट है। उम्मीद है आपने सभी क्वेश्चन सही किए होंगे। आपने जितने भी सही किए उसका स्कोर नीचे जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया। चलिए इसे देखने के लिए धन्यवाद।